Hello dear students, welcome back to the GDC Live. So in the series of Toppers Talk, आज हमारे साथ हमारे next student हैं सिद्धेश वारके. Siddesh have got all over India 33 rank in the GPAT 2022. Siddesh is the student of the NDMVP Nasik से और सबसे पहले सिद्धेश a big congratulations for your result and welcome to the GDC Live. Thank you, sir. Okay, सिद्धेश 33 रैंक अंडर 100 रैंक एक ड्रीम रैंक होता है कि सभी स्टूडेंट्स का लाने का प्लान होता है. मैं आपसे सब चीजों पे जाने से पहले सिर्फ यहीं से शुरुआत करना चाहूंगा कि आपका जो इस प्रिपरेशन प्लान था, इसमें जो आपका बुक की स्टडी थी, खासतौर पर स्टैंडर्ड बुक की, उसके लिए मुझे आपसे जरूर एक बार पहले समझना है कि कैसे आपका क्राइटेरिया क्या होता था, क्योंकि आप हमेशा एक ऐसे स्टूडेंट्स रहे जो चीजों को समराइज और एनालाइज करने में विश्वास करते रहे. तो आपसे सबसे पहले मुझे स्टैंडर्ड बुक के बारे में थोड़ा सा पहले क्लियर करें. बुक्स काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि जब हम फर्स्ट ईयर में एंटर हुए थे कॉलेज में, तो हमारे सीनियर्स ने विद इन 10 days हमें जीपैट, नाइपर, MBA, GRE, व्हाटएवर एवरीथिंग सब पता चल चुका था. तो उन्होंने हमें बताया था स्ट्रिक्टली डोंट यूज टेक्स्ट बुक्स. ओके, एंड द आइडियल बुक जो मुझे अच्छा लगा जब मैं पहली बार लाइब्रेरी में गया तो रेमिंगटन उठाया था. रेमिंगटन इज़ द बेस्ट बुक. तो मेरे हिसाब से फर्स्ट ईयर के बच्चे ने प्रिस्क्रिप्शन जो भी पढ़ना होगा वो प्रिस्क्रिप्शन का चैप्टर रेमिंगटन से पढ़े या हिस्ट्री भी उससे पढ़ा तो अच्छा होगा. सो रेमिंगटन इज़ अ बुक ऑफ चॉइस. जो फर्स्ट ईयर का बच्चा होगा उसे मेरा रिकमेंडेशन ये है कि रेमिंगटन जाके खोल और पढ़ ले. हिस्ट्री से शुरू करो और मज़ा आता है वो पढ़ने में, और लेटेस्ट एडिशन हुआ तो ज़्यादा अच्छा होता है. और स्टैंडर्ड बुक्स इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं कि यू शुड गेट यूज टू लैंग्वेज दैट दे यूज. मतलब आगे जाके कुछ एमफार्म भी करना है तो वी हैव टू पब्लिश समथिंग, सो वी शुड बी अवेयर ऑफ द साइंटिफिक लिटरेचर. जो लैंग्वेज होता है वो लैंग्वेज यूज़ करना आना चाहिए और वो समझना भी आना चाहिए. एंड ग्रास्पिंग पावर शुड बी मोर. सो उसकी वजह से क्या है, वी शुड रीड बुक्स. मतलब आई वुड प्रिफर रैंगेंडेल और गुडमैन गिलमैन अबव केडी त्रिपाठी, बिकॉज रैंगेंडेल का लैंग्वेज अच्छा होता है. इट इज कन्वर्सिव बुक, बता रहा है वो आपको, एक स्टोरी बता रहा है ना. केडी त्रिपाठी इज स्टेटिंग अ स्टेटमेंट. इट इज आई डोंट फील इट राइट. लोग यूज करते हैं, मुझे पसंद नहीं है, ऐसा है. और बुक्स का और भी देखा जाए ना, आई रीड अ लॉट ऑफ बुक्स क्योंकि जो रिसर्च हो रहा है हमारी फील्ड में, फार्मा, बायोटेक वगैरह में, इट इज़ इन जनरल वेरी इंटरेस्टिंग. मज़ा आता है वो पढ़ने में, है ना. मतलब अभी कोड ब्रेकर एक बुक है वॉल्टर आइजैक्सन का, वो क्रिस्पर कैसनेन पे लिखा है उसने. तो काफ़ी मज़ा आता है वो पढ़ने में क्योंकि जो आगे कर रहे हैं हमें बायोसिमिलर्स पे भी काम चल रहा है दुनिया में बहुत जगह, तो वो बुक्स में मिल जाता है. और रेफरेंसेस गिव यू अ वे कि इस ऑथर ने ये रिसर्च पेपर पब्लिश किया था, तो वी शुड एक्चुअली गो ऑन गूगल स्कॉलर एंड सर्च हिम. तो मेरा यही था कि बुक्स पढ़ता था, ऑथर देखता था, ऑथर को सर्च करता था, उनका काम क्या हो रहा है वो सर्च करता था, और कंसेप्ट समझ में आए नहीं आए पूछ लेता था प्रोफेसर को. तो ऐसे काफ़ी मज़ा आता था. और रीडिंग रूम हमारा, लाइब्रेरी ऐसा है हमारा कि व्हेन वी एंटर ना, मार्शल टिकर सीरीज के बुक्स आपको पता होंगे, तो वो सब एक शेल्फ में रखे हैं. तो एंटर होते ही मार्शल टिकर दिख जाता है. अरे यार वो पढ़ना ही चाहिए, मतलब मज़ा आता है पढ़ने में. और बर्जस मेडिकम वगैरह दिखते हैं सामने. नहीं सिद्धेश, अब यहाँ पे जरूर मैं एक क्वेश्चन करूंगा. इट्स अ हैबिट. मैं समझ चुका हूँ कि आपका बुक पढ़ना एक हैबिट है, लेकिन आपका पहला पॉइंट तो ठीक है कि स्टूडेंट्स को रेमिंटन जरूर देखना चाहिए, शुरुआत वहीं से करनी चाहिए. एक सारी चीजों का फुल डिटेल नॉलेज अगर सुटिक्स में आपको पढ़ना है तो रेमिंटन बेस्ट है, आप उठाइए और आपको सारी चीजें मिल जाएंगी. लेकिन क्वेश्चन यही आता है कि ऑल ओवर इंडिया फार्मा में जितने बच्चे हैं वो कितना स्टैंडर्ड बुक यूज करते हैं. क्वेश्चन सबसे पहले ये आता है क्योंकि उनके लिए सबसे पहले ये होता है कि नहीं, अभी तो मैं इसके लिए थोड़ा सा ये भी करूंगा. अभी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, देखिए हर स्टूडेंट्स का लेवल अलग अलग होता है. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो स्टैंडर्ड बुक पे जाते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके शायद पूरे 4 साल उन्होंने स्टैंडर्ड बुक नाम की चीज सुनी भी नहीं है. बहुत सारे, मैं क्लास में बहुत सारे बच्चों से पूछता हूँ, बेटा आप लाइब्रेरी में गए, कभी आपने आईपी खोली? मैक्सिमम बच्चों का आंसर आता है सर हमने आईपी क्या होता है. मतलब क्वेश्चन ऐसा आता है कि आईपी क्या है. अब ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं. तो उन केसेस में आप, अब बुक की बात करता हूं तो बुक ठीक है, उठाया गया, अच्छी बात है. लेकिन जैसे रेमिंटन बोला गया, आपने जैसे बोला कि केडी त्रिपाठी स्टैटिस्टिकल है, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट है, उसका एक वर्ड में कई लाइन मतलब होता है. रैंगेंडेल कहानी तरह चलती है. लेकिन अब पॉइंट ये आता है कि अगर आपको बुक पढ़ना है तो बुक पढ़ने का आपको तरीका आना चाहिए.
आपको ये पता होना चाहिए कि किस बुक से मुझे कैसे पढ़ना है। तो अगर मैं आपसे यहाँ पे जरूर एक पॉइंट यहाँ पे कोट लूं कि सपोज जैसे आपने बोला कि आपने रेमिंगटन पढ़ा, रेमिंगटन पढ़ने का आपका तरीका क्या होता था, मैं सबसे पहले यहाँ पे आना चाहूंगा सिद्धेश। ओके, रेमिंगटन का पूरा बुक अगर पढ़ना है तो वक्त लगता है, पूरा नहीं पढ़ा मैंने, लेकिन क्योंकि जो उसमें उसमें पूरा फार्मेसी है ना, लेकिन हिस्ट्री का पार्ट में फर्स्ट ईयर में जब पहला दिन था कॉलेज में तब मैंने रेमिंगटन ही देखा था, आई डिडंट सी एनी अदर बुक। तो हिस्ट्री मैंने उसमें से पढ़ना शुरू किया, तो उसके मैंने नोट्स निकाले जो फर्स्ट ईयर के नोट्स थे, लेकिन फिर ग्रेजुअली जब थर्ड ईयर आता है सो यू स्टार्ट टू रियलाइज द थिंग्स ना, सोटिक समझ में आने लगता है थोड़ा सा, शुरू हो जाता है, लैकमैन और रेमिंगटन साथ में पढ़ते हैं तब मजा आता है। तो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग का चैप्टर है जो सेक्शन है पूरा रेमिंगटन में, सेक्शन 5, तो वो पूरा मैंने पढ़ा, मैंने प्रिंट किया उसको उस बुक में से, और उसको पूरा पढ़ा मैंने, क्योंकि उसमें जो इंट्रिकसीज थे, मतलब अगर कोई बच्चा जीपैट फोकस भी है बहुत ज्यादा, तो 2022 का क्वेश्चन है बोल्टिंग ऑफ लुब्रिकेंट्स। सो ये सिर्फ 2 बुक्स में दिया है, रेमिंगटन में दिया है और नथानी में दिया है। ओके, नथानी इज अ वेरी स्मॉल बुक, एक सेंटेंस दिया है, लेकिन रेमिंगटन में लुब्रिकेंट्स के पार्ट में ये सब दिया है। पिछले साल भी क्वेश्चन आया था, डायरेक्ट लाइन है वो, डायरेक्ट लाइन दिया है, हाँ जी। और पिछले साल भी सवाल आया था एमरी 3004 का, विच इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर डॉप इन हीपा फिल्टर टेस्टिंग। सो ये भी क्वेश्चन रेमिंगटन से ही उठाया गया है, क्योंकि एमरी 3004 मुझे समझ नहीं आया तो मैंने प्रोफेसर को पूछा था मेरे, सो वो एक ही, और उसमें बहुत रिसर्च हुआ था, तब पता चला कि पॉलीओलिफिन्स भी यूज किए जाते हैं। तो ये ऐसा तरीका होना चाहिए, मतलब पढ़ना तो आपको सब चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हमें जब बताया गया था पढ़ना कैसा है, तो फर्स्ट टाइम रीडिंग को भले आपको 1 महीना लग जाए, आप पढ़ो, डजंट मैटर, व्हेन यू रीड सेकंड टाइम ना यू विल अंडरस्टैंड द थिंग्स। तो ये सीनियर से बताया गया हमें, तो मैंने वही फॉलो किया कि भले 3 घंटे लग रहे क्या पढ़ने को, पढ़ लो, नो प्रॉब्लम। स्टेराइल प्रोडक्ट्स ऑप्थेल्मिक्स इज अ मस्ट टू रीड फ्रॉम रेमिंगटन, पैकेजिंग भी पढ़ना चाहिए उसमें से, मेरा मानना ऐसा है। और जो एनालिसिस का पार्ट है, मतलब इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस वगैरह, वो जो एनएमआर का पार्ट है, वो भले पाविया आपको बहुत ज़्यादा दे देता है नॉलेज, लेकिन रेमिंगटन में जो टू द पॉइंट चीज़ें दी है, उसमें एक प्रोप्रेनल का एग्जांपल है, हाँ 2D एनएमआर वगैरह का, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है समझने के लिए, लेकिन आपको एटलीस्ट पता होता है कि आगे जाके मुझे ये करना है, आई हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, तो आई एम एटलीस्ट अवेयर कि मुझे फ्यूचर में करना क्या है ना। और डिसोल्यूशन का चैप्टर जो है वो मेरे ख्याल से रेमिंगटन में से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, क्योंकि लैकमैन जो है वो रेमिंगटन के सेंटेंस उठाता है। इनफैक्ट रेमिंगटन गिव्स यू एग्जांपल कि मिथिल सैलिसिलेट ड्रग था, लेकिन लैकमैन एग्जांपल नहीं देता है, इट गिव्स अ जनरलाइज्ड स्टेटमेंट। सो लैकमैन हैज लिमिटेशंस, रेमिंगटन डजंट, definitely a big in terms point. of Remington. Exactly, this is the actual key point that each and every student should understand कि आपको कौन सा टॉपिक कहाँ से कितना पढ़ना है और किससे साथ मिला के पढ़ना है, आपको ये पॉइंट जरूर सीखना है। और आज के मेरे इस सेशन में मैं सिद्धेश आपसे मेरा टारगेट यही है कि स्टैंडर्ड बुक्स को स्टूडेंट्स के मन में रहता है पढ़े कैसे, और मैं उसी पे चलना चाहूंगा। अभी एक नेक्स्ट पॉइंट अभी आता है कि जैसे बात करते हैं लाइक मेडिकल केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दोनों को अलग अलग करके चलते हैं। मेडिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका पढ़ने का तरीका क्या था, कौन सी बुक आपने यूज किया और उसको पढ़ने का तरीका आपने क्या अप्लाई किया? ओके, सो मॉरिसन बॉयड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बुक ऑफ चॉइस है। मॉरिसन बॉयड और जेरी मार्च आप दोनों साथ में लेके पढ़ोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, आपको समझ में ज़्यादा जल्दी आएगा। और मॉरिसन बॉयड का सौरभ और मेरी भी बात हुई थी जब जीपैट का पेपर हुआ था, तो मॉरिसन बॉयड रिकमेंड करना चाहिए बच्चों को, क्योंकि सीधा सवाल उसमें से आता है। रफ डिग्रेडेशन का जो क्वेश्चन था इस साल ब्रोमिनेशन वाला, वो सीधा मॉरिसन में से उठाया गया था। ओके, पिछले साल भी मॉरिसन में से सवाल आए थे, मतलब 3 साल से कंसिस्टेंटली मॉरिसन में से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं अगर जीपैट ओरिएंटेड होगा तो। लेकिन नॉलेज के लिए जेरी मार्च एंड मॉरिसन बॉयड का ब्लेंड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टीरियो केमिस्ट्री का जो पार्ट है वो जेरी मार्च में ही अच्छा दिया है, यू शुड रिफर दैट ओनली। और दूसरा बुक एलएल का बुक है, लेकिन बड़ा हो जाता है, पढ़ते नहीं है बच्चे, मैंने भी ज़्यादा पढ़ा नहीं, क्योंकि असिमेट्रिक सिंथेसिस का पार्ट है, वो सेमेस्टर के लिए होता है, सेकेंड ईयर का बच्चा क्या पढ़ेगा ना, तो थोड़ा सा कम पढ़ते हैं हम लोग। लेकिन 2 और बुक्स है मैं रिकमेंड करना चाहूँगा। सोलोमन फ्राइल का बुक है, जो 12th के जो एडवांस के बच्चे प्रिपेयर करते हैं, सोलोमन फ्राइल का बुक यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक का, उसमें कंसेप्चुअल मैप्स दिए है। सो मैंने जब नाइपर का स्टडी था ना, आखिरी के 2-3 दिन थे, तो मैंने वो कंसेप्चुअल मैप्स देखे थे, जो 12th की बात है। ओके, सोलोमन फ्राइल इज अ रेफरेंस बुक, अच्छा बुक है वो, और
वो कंसेप्चुअल मैथ्स ने मुझे बहुत मदद किया, क्योंकि एनएमआर का भी दिया है उसमें, और फिर जो बेसिक रिएक्शंस होते हैं एरोमेटिक्स के, वो भी कंसेप्चुअली दिया है उसमें कंसेप्ट, तो वो पढ़ना चाहिए। फिर मॉरिसन में हमें पूरा पढ़ना, कुछ कुछ पार्ट ज़रूरी है, मतलब फॉर एग्जांपल एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दी है, तो यू हैव टू रीड दैट एंटायरली, सब्स्टिट्यूशन SN1 SN2 E1 E2 पूरा पढ़ लो। बाकी पूरा पढ़ा नहीं तो भी चलेगा मॉरिसन में, लेकिन जो लास्ट वाले चैप्टर्स है और कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स और जो बायोमोलिक्यूल्स के पार्ट है वो पढ़ना ज़रूरी है, और मॉरिसन में पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें से उठते हैं सवाल। और जेरी मार्श का कैसा है, हमें जब एक सीनियर था हमारा सौरभ भैया, सौरभ बोरखड़े, उसका AR 12 था, तो उसने रिकमेंड किया था कि जेरी मार्श पढ़ो। जेरी मार्श के पहले 7-8 चैप्टर भी पढ़ लिए ना, तो आपका बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग हो जाता है। सो आई वॉज फोकस्ड ऑन ये पढ़ना है, तो बोला है तो पढ़ते हैं चलो, तो मैंने जेरी मार्श था तो हमने पढ़ा। और एक क्लेडन ग्रीव वॉरेंस का एक बुक आता है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे डिफिकल्ट माना जाता है। मैंने देखा डिफिकल्ट क्या है इसमें, देखते हैं हम लोग, तो कॉलेज में पढ़ा था तो मैंने देखा, तो उसमें सच्ची में बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन, इलस्ट्रेशंस बहुत अच्छे हैं, मतलब कलरफुल इलस्ट्रेशंस है, मैकेनिज्म समझ में आते हैं, मतलब कुछ कुछ ऐसे कैटलिस्ट है जिनका सिंथेसिस कैसे होता है वो भी बता दिया उन्होंने। इनएंशियोमरी कैटलिस्ट होते हैं सिंथेसिस में, तो उनका सिंथेसिस कैसे करते हैं वो भी दिखाया उन्होंने, तो इट इज सो डीप। और असिमेट्रिक सिंथेसिस के लिए आई विल रिकमेंड क्लेडन ग्रीव वॉरेंस ओनली, बिकॉज एलिल हैज लिमिटेशंस की बहुत बड़ा है, मार्च हैज इट्स लिमिटेशंस, बट क्लेडन में लिमिटेशंस नहीं है। तो ओसी का ये हो जाता है। मेडकेम का जब मुद्दा आता है, तो मेडकेम के लिए विल्सन जिसफोर्ड वाज अ बुक ऑफ चॉइस फॉर मी। मुझे विल्सन बहुत पसंद था। विल्सन मैंने फोएस कम रेफर किया, विल्सन ज़्यादा रेफर किया, कि जब भी बोर होता था तो विल्सन खोलता था। विल्सन और पैट्रिक ग्राहम का जो बुक है, मतलब विल्सन का तो एक हो जाता है मेडकेम का, पैट्रिक ग्राहम का जो बुक है उसका एडवांटेज ऐसा है कि उसने हिस्ट्री दिया है। मुझे हिस्ट्री पढ़ना पसंद आता है, क्योंकि जब हम लोग पैट्रिक ग्राहम देखते हैं, एंटीबायोटिक्स का चैप्टर देखते हैं, एंटीबायोटिक्स में उसने राइट फ्रॉम वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुआ तब एंटीबायोटिक कैसे यूज पूरी हुए, कहानी, फिर पूरी कहानी, पूरी जी कहानी जी दिखाई है उसने। और उसने क्या दिया है कि जो एक फार्माकोफोर होता है उसमें मॉडिफाई करने के बाद आपको क्या मिलेगा। QSAR के जो चैप्टर्स है दैट इज अ मस्ट टू बी रेड फ्रॉम पैट्रिक ग्राहम ओनली, आई रिकमेंड दैट। और केस स्टडीज दिए, मतलब लिपिटोर एक ड्रग था एटोरवास्टैटिन, तो करेक्ट, उसका जो केस है हाईएस्ट सेलिंग ड्रग, तो वो हाँ जी, किस्सा क्या था, उसका कहानी क्या था एक्चुअली, वो केस स्टडीज में दिया है। ऐसे 5 केस स्टडीज में दिए है, आपको पढ़ने चाहिए। मतलब एक जो ACE इनहिबिटर्स है उन पे भी उसने केस स्टडीज दी है। तो मेरा रिकमेंडेशन है पैट्रिक ग्राहम पढ़ो साथ साथ में, और विल्सन करेक्ट, जिसफोल्ड तो पढ़ना ही पड़ता है, वो तो एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, सेमेस्टर के लिए। और मेडकेम कैसा है, मेडकेम इज मोर कन्वर्सिव सब्जेक्ट, मतलब उसमें आप जितना प्रोफेसर को डाउट पूछोगे ना उतना ज़्यादा मजा आएगा, मतलब आपको नहीं दिमाग अब पे स्ट्रेस देना है। यहाँ पे सिद्धेश पॉइंट आता है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का पहला पॉइंट यही आता है, सर हम्म मेडिकेम ऑर्गेनिक से डर लगता है, क्या छोड़ सकते हैं? पहला पॉइंट यही हो जाता है, सर केमिस्ट्री से डर लगता है, क्या छोड़ सकते हैं? हम्म एक ये क्वेश्चन आता है। लेकिन क्यों ऐसा आता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स का डर होता है टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर्स होते हम्म हैं उनको समझना, उनको रटना, उनको लिखना, उनके लिए उनका डर होता है। आपके लिए कैसा रहा, और क्या आपने ऐसा किया कि आपको उन स्ट्रक्चर से डर नहीं लगा कभी? स्ट्रक्चर से डर नहीं लगता। इनामदार मैम का जो बुक है जीपैट कंपेनियन का, वो इनामदार मैम हमारे कॉलेज में एक बार आए थे, तो जी, उन्होंने हमें एक बताया था कि वेन एवर यू रीड मेडिसिनल केमिस्ट्री, यू मेक इट अ हैबिट कि आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। आपको एग्जैक्टली, आप 10 बार स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो भी आपको याद नहीं रहने वाला है, इट इज़ अ फैक्ट। वो मेडकेम का बिल्कुल, वो होता है, उसूल है। हाँ जी, तो वो स्ट्रक्चर हमेशा ड्रॉ करो। तो मैंने जितनी बार पढ़े ड्रग्स, जो जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स थे, मतलब डायजेपैम हुआ या फिर प्रोप्रानोलोल हुआ, तो मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता था। भले भूल जाए ठीक है, लेकिन ड्रॉ तो कर लो। और मैंने रिंग्स के लिए आपने पूछा, तो रिंग्स का मैंने क्या किया था, मैंने 2 साल तक जितने ड्रग्स पढ़े थे उन सब में जो बेसिक रिंग्स थे, वो रिंग्स सिर्फ रिंग का स्ट्रक्चर में रखा, मतलब पायरीमिडिन कैसा दिखता है भाई, जेपिन कैसा दिखता है, ये सब मैंने एक पेज पे ड्रॉ किए। तो ऐसे एट द ऑफ फाइनल ईयर अभी मेरे पास 2 पेजेस रेडी है, 2 फुल स्केप पेपर A4 साइज के, दो सब ड्रॉ किया हुआ स्ट्रक्चर रेडी है। तो रिंग के स्ट्रक्चर मैंने सिर्फ ड्रॉ किए। और फिर जो जीपैट का आखिरी के 10 दिन होते हैं, तो उसमें मैंने क्या किया कि एक रिंग है, वो कितने के ड्रग्स में आता है वो पढ़ा, बस बाकी ज़्यादा उसका स्ट्रक्चर नहीं देखा।
तो वो मेडिकेम के लिए मजा आता है उतना पढ़ने में, लेकिन ये एग्जाम स्ट्रेटेजी हो जाती है कि तुम्हें इतना ही पढ़ना है अभी। लेकिन मेडिकेम इज अ डिफरेंट स्टोरी ओनली ना, मेडिकेम पूरा अलग है, क्योंकि उसमें सिंथेसिस आता है, उसमें सिंथेसिस के बाद एक स्ट्रक्चर आता है, फिर डॉकिंग स्टडीज का अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो फिर एक फार्माकोफोर कैसे डिजाइन किया जाता है वो सोचने में मजा आता है। तो मतलब क्यूएसएआर स्टडीज में कैसे टाफ कांस्टेंट होता है, फिर टोपली स्कीम होता है, तो वो सब पढ़ने में मजा आता है। लेकिन वो एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि दैट इज द फ्यूचर, दिस इज द प्रेजेंट, कि आपको रटना है ये सब स्ट्रक्चर, इन फ्यूचर में इस पे काम करना है, सो यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट ऑल्सो। इसीलिए फिर मेरा स्ट्रेटेजी ऐसा होता है मेडिकेम्स के कि जितनी बार पढ़ो, कोलॉजी और मेडिकेम साथ में पढ़ा तो अच्छा होता है, ऐसा कहा जाता है। मैंने इतना ज़्यादा नहीं फॉलो किया वो, मतलब मैंने गर्ग एंड गुप्ता का जो मेरा फोटो कॉपी किया था मैंने, तो उसके जो चैप्टर्स के बगल में जगह होती है ना, सब जगह पेज पे ड्रग्स के स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिए मैंने। और जब कोलॉजी पढ़ता था तब स्ट्रक्चर देख लेता था, बस समझ में आए ना आए उसका, लेकिन पढ़ लेता था। और जो मेडिकेम में प्राइम फोकस होना चाहिए, दैट शुड बी ऑन दिस व्हाट वी से स्टीरियो आइसोमर्स। इस साल सवाल इफेड्रिन पे आया था, 1R4S, वन नहीं सॉरी 1R2S है ना, 1R2S। सौरभ को मैंने, सौरभ और मेरा एक दिन पहले मतलब 9 को पेपर था, 8 तारीख को दोपहर को मैंने उसको फोटो भेजा था कि भाई ये देख ले तू, आने वाला है, आ सकता है, मतलब सूडो एफेड्रिन और एफेड्रिन दोनों का भेजा था। तो मेरा सही हुआ, उसने छोड़ दिया सवाल 1R2S का, और सूडो एफेड्रिन का 1S2S। ऐसे ये कैसे बनाया था मैंने, ये मैंने विल्सन देखा, मेरा विल्सन जब पढ़ के हो गया था पूरा, तब मैंने फिर से विल्सन खोला कि सिर्फ स्टीरियो आइसोमर्स देखना है हमें, वो नोट करते हैं पेज पे, तो 2-3 पेज पे वो नोट हो गया मेरा कि एक एक स्ट्रक्चर जितने में स्टीरियो दिखता है वो देखो। तो लेबेटेलॉल है, लेबेटेलॉल के 4 आइसोमर्स का मिक्सचर होता है, तो उसका अल्फा एक्टिविटी के लिए, बीटा एक्टिविटी के लिए कौन सा आइसोमर रिस्पॉन्सिबल है वो विल्सन में दिया है, कार्बेडोलॉल का भी सेम है। सो वो आपको नोट करना ही पड़ेगा, देयर इज नो सॉल्यूशन कि आपको रेडीमेड नहीं मिलने वाला हो, तो वो आपको देखना ही पड़ेगा। अगर ज़्यादा ड्रग्स की आपकी अगर मनीषा हो तो आप वर्जस मेडिकेम भी देख सकते हो, मतलब वर्जस मेडिकेम में तो इससे भी ज़्यादा ड्रग्स है, अगर अलग लेवल हो गया, अगर आप वर्जस पहुंच गए तो फिर तो अलग ही लेवल हो गया कि हाँ आपको अगर किसी को चाहिए होगा तो सारी चीजें मिलने वाली हैं, सब मिलने वाला है वहाँ पे। एग्जैक्टली। चलो बहुत अच्छा सिद्धेश। अच्छा ये तो मेजर सब्जेक्ट्स की बात हुई कि हमारा स्टैटिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री कैसे चलना है। अब थोड़ा सा आते हैं जो हमारे माइनर सब्जेक्ट लाइक बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इन पे कैसे फोकस होता था, इनके लिए भी क्या पूरा लास्ट टाइम तक आपने स्टैंडर्ड बुक्स को यूज किया, कैसे क्या आपने इसकी स्ट्रेटजी थी, कैसे इसकी प्लानिंग की है? बायोकेमिस्ट्री का जो कंसर्न है, बायोकेमिस्ट्री सत्यनारायण मुझे पसंद नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हमें कॉलेज में बताया गया था कि सत्यनारायण यूज करो सीनियर्स से, लेकिन जो प्रोफेसर हमें आए थे तो उन्होंने सत्यनारायण का नाम भी नहीं लिया था, लेनिंजर का नाम भी नहीं लिया था, ही गेव अस डेवलिन। डेवलिन इज द आइडियल बुक फॉर बायोकेमिस्ट्री, डेवलिन और जुबे, ये उन्होंने हमें हाथ में दे दिए, ये पढ़ो बोले। और फिर उन्होंने मतलब टू द एक्सटेंट इतना बोला उन्होंने कि एंजाइम्स का एक, डिक्सन का एक अलग बुक है, वो भी तुम रेफर करो, ऐसा बोल दिया उन्होंने। और स्ट्रायर का बुक है। तो हमने जब सेकेंड ईयर में थे, फर्स्ट बायोकेमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में आता है, सो वो बेसिक हो जाता है, मतलब तब नोट्स बनाने में मजा आता है क्योंकि नया नया होता है ना सब कुछ। तो तब के जो नोट्स अभी तक है मेरे पास, तब के नोट्स तो वो रेफर किए। प्लस जीपैड के लिए सत्यनारायण लगता है, लोग बोलते हैं, लगता है ऑफकोर्स, मैंने गेट के वक्त पढ़ लिया था सत्यनारायण पूरा, तो जीपैड के लिए फायदा हो गया। लिपिनकॉर्ट्स का एक बुक आता है, लिपिनकॉर्ट्स इलस्ट्रेटेड रिव्यूज, फार्माकोलॉजी भी है और बायोकेमिस्ट्री भी है, दोनों काफी अच्छे हैं। तो मैंने बायोकेमिस्ट्री का जो है वो पूरा पढ़ा था लिपिनकॉर्ट्स का, क्योंकि मुझे उसका जो फ्लो चार्ट फॉर्म में डायग्राम फॉर्म जो में, है वे में सारा चीजें बहुत अच्छा दिया है। और फार्माकोलॉजी भी करना चाहिए और माइक्रो भी उससे करना चाहिए, लिपिनकॉर्ट्स के सीरीज ऑफ बुक्स है ना, सो उसका माइक्रो भी अच्छा है और फार्माकोलॉजी भी अच्छा है। मतलब फार्माकोलॉजी जो चीज़ें आपको रैंक में भी नहीं मिलेगी डायग्रामेटिकली, वो उसमें दी है, मतलब वो उसमें मिल जाएगा। और समझ में नहीं आता है क्योंकि स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट से फॉर एग्जांपल, तो वो कैसे बाइंड होता है भाई, क्यों बाइंड होता है उधर ही, वो समझ में नहीं आता है। सो लिपिनकॉर्ट्स हैज गिवन अ डायग्राम, वो समझ में आ जाता है। फिर बायोकेमिस्ट्री का जो है मेरा 2 बुक्स पे फोकस था, वन वाज लिपिनकॉर्ट्स का बुक और एक रैपिड रिव्यू सीरीज का बुक्स आता है मोस्टबी एल्सेवियर पब्लिकेशन का, रैपिड रिव्यू बायोकेमिस्ट्री। तो उसमें शॉर्ट पॉइंट्स दिए, बहुत अच्छे दिए, मतलब
आपने गैरी क्रिस्टन अगर देखा होगा एनालिसिस का, सो उसमें कैसे साइड में छोटे छोटे नोट की पॉइंट्स देते हैं, या टेबल फिर फाइल फास्ट ट्रैक फॉर्म में दे सीरीज। दिया, कंटेंट फॉर्म में। हाँ, जी। तो वो मज़ा आता है वो पढ़ने में, लास्ट मोमेंट नोट्स के लिए अच्छा होता है। सो लिपिनकॉर्ट्स इज़ अ बुक ऑफ चॉइस अकॉर्डिंग टू मी। और ज़्यादा इलस्ट्रेटेड चाहिए तो स्ट्रायर्स बायोकेमिस्ट्री अच्छा बुक है, और स्ट्रायर्स के बाद हार्पर्स इलस्ट्रेटेड बायोकेमिस्ट्री, ये भी अच्छा बुक है। लेनिंजर पढ़ना है तो पढ़ लो, न्यूमेरिकल्स काफ़ी अच्छे दिए उसमें। और वो है, और माइक्रोबायोलॉजी के लिए आपने पूछा तो माइक्रो के लिए यूगो एंड रसल अच्छा बुक है, मैंने रेफर किया था वो, यूगो एंड रसल्स फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। प्लस कोकारे का बुक होता है, कोकारे वी हैव टू रीड, निराली हुआ तो भी पढ़ना पड़ता है क्योंकि एग्जाम के लिए है, ज़रूरी है काफी सेमेस्टर के जरूरी लिए। है। हाँ, और पेल्जार भी पढ़ते हैं लोग, मैंने पेल्जार थोड़ा कम रेफर किया, यूगो रसल पे ज़्यादा फोकस था मेरा। और जो स्टरलाइजेशन का पार्ट है, स्टरलाइजेशन आपको लैकमैन में से कंपलसरी स्टरलाइजेशन का चैप्टर पढ़ना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लैकमैन में से पढ़ो, रेमिंगटन में से पढ़ो, और यूगो एंड रसल में से पढ़ो, और तब आपका स्टरलाइजेशन थोड़ा सा आपको आइडिया आता है, पूरा नहीं आता है कभी, क्योंकि एग्जैक्टली। प्रैक्टिकली करने के बाद ही समझ में आता है, वो बिल्कुल। हो जाता है। तो ये माइक्रो और बायोकेमिस्ट्री का बात हुआ। और दूसरा माइनस सब्जेक्ट कौन सा होता है? जुरिस। बायोटेक। जुरिस। बायोटेक, बायोटेक के लिए सत्यनारायण पढ़ना चाहिए, मतलब पढ़ा तो अच्छा होगा। एक और बुक है फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी बाय क्रोमेलिन का बुक है, तो उसमें कैसा है, मैप्स वगैरह अगर किसको पसंद होगा, मुझे बहुत पसंद था, तो मैंने सत्यनारायण कम रेफर किया थोड़ा सा बायोटेक्नोलॉजी के लिए, और क्रोमेलिन का बुक ज़्यादा रेफर किया, क्योंकि क्रोमेलिन में जो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का जो पार्ट है, जो इन डेप्थ काम चल रहा है वहाँ पे, उन्होंने सब दिखाया। जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज पे रिसर्च चल रहा है, डायरेक्ट ट्रेल्स में जो है, जो लोग काम कर रहे हैं उनके साइटेशंस दिए उन्होंने, जैसे मार्टिन में कैसे दिया होता है हिगुची एट एल डेट सो एंड सो वैसा ही उस बुक में दिया है कि ये रिसर्चर ने ये काम किया है। और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का जो हैवी चेन का जो फ्रेगमेंट होता है, वो एक्चुअली मार्केटेड प्रोडक्ट्स है, मतलब सम कंपनीज मैन्युफैक्चर हैवी चेन्स, दे से ओनली आप लाइट चेन्स बदल लो अपने अपने, लेकिन हैवी चेन्स हमारे रखो। तो ये मार्केटेड प्रोडक्ट्स है, लेकिन ये बहुत कॉस्टली है, सो वो बाहर काम चलता है, इंडिया में नहीं चलता है, सो ये सब उस बुक में मिलता है। और हाँ वैक्सीन्स जी। का अगर पढ़ना होगा तो वैक्सीन्स उस बुक में से ही पढ़ो, 100% फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी से पढ़ो, क्योंकि वैक्सीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज, आज तो ज़रूर है वो पढ़ना, जरूरत नॉलेज भी होना है और ज़रूरी है। पढ़ना, क्वेश्चन भी आते हैं उससे। जी। हाँ, सवाल भी आते हैं। और फिर बायोटेक बायोटेक के बाद जुरिस आता है ना, जुरिस तो कुचेकर से भी ज़्यादा बेटर एक्ट्स ही पढ़ो डायरेक्टली, मतलब डीएनसी एक्ट डाउनलोड कर लो एटलीस्ट। और फिर उसके मैंने और सौरभ ने क्या किया था, हमने सेक्शंस जो थे डीएनसी एक्ट का और फिर फार्मेसी एक्ट वगैरह के जो एक्ट थे डायरेक्टली, उनमें से जो सेक्शन के पार्ट होते हैं, जी। इंडेक्स बोलते हो, कंटेंट्स बोलते हो उसको, है ना, हाँ हाँ। स्टार्टिंग का हमने प्रिंट मार लिया, जितने एक्ट सिलेबस में थे हाँ। सबका हमने प्रिंट कर लिया, और जो बचती है साइड में, वहाँ पे हमने पेनल्टीज वगैरह सब लिखना शुरू कर दिया, तो दैट ओके। बिकेम पार्ट ऑफ रिवीजन फॉर लास्ट मोमेंट। तो मेरे पास वो 15-20 पेज होते हैं बस, सेक्शन सबका प्रिंट किया तो, सारे एक्ट्स का, पेटेंट एक्ट्स का भी हाँ हमने हाँ। करके रखा था प्रिंट। तो एटलीस्ट सेक्शन पता चल जाता है आपको क्या है क्या नहीं है, उसके सामने पेनल्टी लिख बिल्कुल। दिया तो समझ में आ जाता है। और फॉर्म्स का एक मेजर कंसर्न मेरे लिए रहा है, मुझे याद नहीं रहते फॉर्म्स, तो फॉर्म्स का मैं अभी भी सवाल दिया तो भी गलत करूँगा शायद, क्योंकि फॉर्म्स मुझे सच में याद नहीं रहते, दैट इज़ माई वीक पॉइंट, फॉर्म्स बिल्कुल याद नहीं रहता। हाँ और हाँ। और एक वीक्स माइनर सब्जेक्ट कौन सा होता है, और हो गया ना, इतने ही। हो गए सारे, लगभग हो हाँ, गए। ऐसा ओके। माइनर कुछ होता नहीं है एक्चुअली, सब मेजर ही जी होता हाँ। है, पढ़ना तो सभी है। एक्चुअली एक जैसे ही कंफ्यूजन रहता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत सारे स्टूडेंट्स माइनर पे लेके चलते हैं, लेकिन इस बार देखा जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इतने क्वेश्चंस आ गए और हर बार आ रहे हैं, लगभग लास्ट 3 ईयर से आप देखें तो ऑर्गेनिक अब माइनर नहीं रह गया, मेजर बन चुका है कि उससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते ही आते हैं। नॉट ओनली जीपैट, आते हैं। नाइपर तो आपका इंपॉर्टेंट है ही है, जीपैट में भी उससे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा सिद्धेश, आपने इन सारी बुक्स को किया, और डेफिनेटली जो जूनियर्स आपके इस वीडियो को देखेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि उनको एटलीस्ट ना सही वो बुक देखेंगे, लेकिन उनको इन बुक्स के नाम तो पता चले, क्योंकि एक बहुत जरूरी पॉइंट है कि हाँ, उनको ये चीजें पता होनी चाहिए कि हाँ फार्मा में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में आज की डेट में क्या होता है ना, एक खाली लगा हुआ है कि नहीं। अभी तो मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स से मिलता हूँ जिनके सेमेस्टर की पास करने के लिए उनका क्राइटेरिया ही क्या होता है कि हमें नोट्स मिल जाए बस हो गया, ठीक है, कहाँ से बना है कैसे बना है कोई फर्क नहीं पड़ता है, पास होने के लिए चाहिए।
एक ही क्राइटेरिया होता है, तो कम से कम उनको ये सीखने को मिलेगा कि नहीं, टाइम है, बुक्स पढ़े, उससे बेनिफिट जरूर होगा किसी भी तो प्रकार मेरा से। रिकमेंडेशन इतना है, जी सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन नोट्स कभी किसी के रेफर मत करो, खुद के बनाओ। अगर कोई दे भी रहा हो सामने से तो भी मत लो उससे, खुद के बनाओ। करेक्ट। सिद्धेश, सेल्फ अब यहाँ पे एक सफिशिएंसी इज क्वेश्चन छोटा सा इम्पोर्टेंट। मेरा बनता है आपसे। आपका ग्रुप बहुत अच्छा, टॉप 100 में आप काफी अच्छे बच्चे वहां से आए। क्या आप लोग ग्रुप डिस्कशन पे प्रेफर करते थे, और कैसा होता था आपका ग्रुप डिस्कशन का तरीका? क्या आप उसको फॉलो करते थे? जीडी जीडी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्केल पे होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा लॉकडाउन था। नहीं तो हमने जो कॉलेज में जीडी का कल्चर देखा है, कॉरिडोर में बच्चे कहीं भी बैठ जाते थे हमारे सीनियर्स, एंड दे जस्ट हैड अ ग्रुप डिस्कशन। लेकिन हमारा फ़ोन कॉल्स पे ज़्यादा था। ज़्यादातर मैं सौरभ से डिस्कस करता था, संकेत से कॉलेज में मिलता था तब डिस्कस करता था, क्योंकि सौरभ उसके घर पे पढ़ाई करता था और मैं रीडिंग रूम में पढ़ाई करता था, क्योंकि मेरे घर पे ज़रा एनवायरनमेंट नहीं है वैसा। सो मैंने क्या किया, हम संकेत और मैं डिस्कस करते थे कभी कभी, और सौरभ और मेरा शेड्यूल था, हर बार फॉलो होता था ऐसा नहीं था, लेकिन कभी कभी हम क्या करते थे, जो प्री जीपैट टेस्ट सीरीज है, मतलब टेस्ट सीरीज नहीं, वो फ्री टेस्ट है संडे का, वीकली टेस्ट, तो उसका हम लोग क्या करते थे, टेस्ट देते थे, और जब सोल्यूशन दिखता था 7 बजे के बाद ऑलमोस्ट दिखना शुरू हो जाता है, तो हम लोग वो डिस्कस करते थे कि भाई ये क्या है, ये कैसे गलत हुआ, ये कहाँ पे दिया है, मैंने क्यों गलत किया, वगैरह वगैरह हम डिस्कस करते थे। तो वो एक वो एक हैबिट था, हर संडे को एटलीस्ट हम फ़ोन करते ही थे एक दूसरे को, और कुछ कुछ मिला तो हम लोग सेंड कर देते थे एक दूसरे को। मैंने तो व्हाट्सएप पे ऐसा जो बना लिया, एक सोलो ग्रुप, सिंगल इंसान खुद को भेज सकता है मैसेज, ऐसा बना दिया, और फिर उसमें मैं ऐड करता हूँ, मतलब लास्ट अक्टूबर से मैं ऐड करता जाता हूँ, तो बहुत सारे पॉइंट्स बन चुके हैं, मतलब जो फ्लैश कार्ड्स बोलते हैं ना, उस तरीके का हो गया है मेरा व्हाट्सएप का अभी। और सौरभ और मेरे चैट्स अगर हम देखें तो उसमें सब ऐसा ही है, ये है, वो है, इमेजेस वगैरह है, तो हम ज़्यादा डिस्कस करते थे। उस वीकली टेस्ट के क्वेश्चन आपको कैसे लगते थे, और उसका एक्सप्लेनेशन कैसा लगता था, जो जेडीसी का वीकली टेस्ट चलता है संडे को आप लोग देते, क्या आपका उसके लिए फ्रूटफुल रहा? वीकली टेस्ट काफ़ी अच्छा था, मतलब कुछ कुछ सोल्यूशन थोड़े गलत लगते थे, लेकिन कुछ कुछ ही लगते थे, ठीक है, लेकिन सोल्यूशन देखना ज़रूरी है, कि हमने बुक देख लिया, हो गया सवाल, ठीक है, हमारा गलत हो सकता है, लेकिन बुक देखना ज़रूरी है। मतलब बायोफार्म का टेस्ट अगर मैंने दिया तो आई शुड आइदर रेफर शार्गिल और ब्राह्मणकर, पढ़ना ही चाहिए। तो मतलब टेस्ट देना एक बात है, टेस्ट में स्कोर कम नंबर आना भी एक बात है, दैट इज सेकेंडरी, बट नॉलेज रिमेन्स कांस्टेंट, सो नॉलेज के लिए आप ये करो। सबसे जरूरी तो यही है कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं उसका एक ही टारगेट होता है, कॉन्सेप्ट बनाना। हमारा कॉन्सेप्ट बनता चला जाएगा, वो हमारे साथ हमेशा के लिए रहेगा, फ्यूचर में भी उससे हमें बहुत कुछ हेल्प मिलने वाला है। चलिए, बहुत अच्छा लगा सिद्धेश, आप हमारे साथ जुड़े और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को हमारे साथ साझा किया। डेफिनेटली आपके जो जूनियर्स हैं इस वीडियो को देखेंगे तो उनसे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। एक चीज और यहाँ पे थोड़ा सा जरूर लेना चाहूंगा सिद्धेश, do you really know about the pressure or the consistency word, and whether you have felt कि आपको प्रेशर आ रहा है या कंसिस्टेंसी ब्रेक हो रही है, कभी ऐसा आपके लिए कुछ हुआ कुछ? मुझे ऐसा लगा नहीं सर, क्योंकि कंसिस्टेंसी का प्रेशर कब आता है, जब हमें वी आर बाउंड टू अ टारगेट, कि आज का दिन में मुझे इतना टेस्ट सॉल्व ही करना है भाई। मेरा ऐसा कुछ नहीं था, मैं पढ़ते रहो ना, इट इज़ ग्रेजुअली गोइंग टू हैपन वन डे। आप पढ़ने वाले हो, आपको कुछ याद रहने वाला है, कुछ समझ में नहीं आने वाला है, दैट इज़ प्रैक्टिकलिटी। तो प्रैक्टिकली देखो उसको, और प्रेशर मत लो ज़्यादा। कंसिस्टेंसी कैसा है कि सुबह उठ के पढ़ना है आपको, दैट यू नो, एंड यू नो व्हाट यू वांट टू रीड। मतलब जो अगर किसी को हैबिट नहीं होगी पढ़ने की, तो मेरा रिकमेंडेशन ऐसा है कि जो सब्जेक्ट पसंद आता है, मतलब किसी को स्टैटिस्टिक्स पसंद होगा, किसी को कोलॉजी पसंद होगा, तो सुबह उठने के बाद पहले वो पढ़ो, और फिर बाद में ग्रेजुअली बिल्डअप करते जाओ, क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द डे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ना शुरू करना इज़ इम्पोर्टेंट, उसके बाद सब होता है। और प्रेशर कब आया था, एक वीक आखिरी का जो था जीपैट का, तब आया था कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े, क्योंकि बहुत कुछ था पढ़ने के लिए, तब प्रेशर आया था। सबसे ज्यादा प्रेशर तब रियलाइज हुआ कि जब डेट्स आए थे तब। एग्जैक्टली मैं यही पॉइंट पे आना चाहूंगा, सीधे जरा यहाँ कंफर्म करिएगा। लाइक जब फॉर्म आ जाता है, डेट आ गया कि हाँ फॉर्म आ चुका है, और एक डेट मिल चुकी है कि अब तो इस बार तो वो डेट भी हमें बहुत पहले से नहीं मिली थी, काफी लेट मिला था कि हाँ इस डेट पे एग्जाम है।
तो उस टाइम पे ये क्वेश्चन आता है, यार अभी ये टॉपिक छूटा है, अभी ये पढ़ा बाकी है, अभी इसका रिवीजन बाकी है, ऐसा एक प्रेशर उस समय वो थोड़ा सा जनरेट होता है। उस समय आप कैसे अपने आप को मैनेज किए कि नहीं मुझे क्या पढ़ा है, क्या रिवीजन करना है, कैसे उस समय की प्लानिंग थी आपकी? मेजर सब्जेक्ट के लिए भी कंसर्न नहीं होता है ऐसे वक्त पे। हम लोग ऐसे वक्त पे क्या करते हैं, जब डेट आ जाता है देन वी स्टार्ट लुकिंग कि जो जो छोटा छोटा है माइनर सब्जेक्ट्स या फिर जो माइनर पॉइंट्स है मेजर सब्जेक्ट में से, वो देखना शुरू करते हैं हम लोग। तो ओसी के फॉर एग्जांपल हम सब रिएक्शंस देखते हैं, नेम रिएक्शन सब देख लेते हैं। तो नेम रिएक्शंस के लिए क्या है कि जेरी मार्क्स का रिअरेंजमेंट का चैप्टर है, तो उसमें मैंने प्रिंट किया था वो, तो मैंने उसका हाईलाइट कर लिया था। तो फिर मैं उतना ही देखता था कि इतना देखना है मुझे, आई नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दिस रिएक्शन। तो वी स्टार्ट बिकमिंग क्विक आफ्टर द डेट्स हैव कम। और फिर हमें जब क्लासिफिकेशन वगैरह होता है कि कोलॉजी का, तो हम ज़्यादा उस पर टूट पड़ते हैं क्योंकि दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट ना। और मेडकेम और कोलॉजी दोनों क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए, क्योंकि कोलॉजी का कभी कभी अलग क्लासिफिकेशन होता है। सो ये माइनर चीज़ें हम देखना शुरू कर देते हैं, उसमें प्रेशर नहीं आता है, उसमें मज़ा आता है क्योंकि दैट इज़ द रियल गेम ना। मतलब पावर प्ले 3 शुरू होता है तब से। करेक्ट। चलिए, बहुत अच्छा लगा सिद्धेश, आप हमारे साथ जुड़े, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को हमारे साथ साझा किया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आई होप इस वीडियो से काफी स्टूडेंट्स को हेल्प मिलने वाली है। एंड फ्रॉम द होल द टीम ऑफ जीडीसी वी विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल द बेस्ट ऑफ योर फ्यूचर। बट एट द लास्ट आपका बेस्ट कोट, बेस्ट मोटिवेशन, एक बड़े सीनियर भाई के रूप में, सीनियर के रूप में, एक गुरु मंत्र अपने जूनियर्स के लिए जो अभी जीपैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। पढ़ते रहो, डोंट फोकस ऑन रिजल्ट्स, फोकस ऑन नॉलेज। पढ़ते रहो, रिजल्ट्स जो आएंगे वो आएंगे, लेकिन पढ़ते रहो। चलिए, थैंक यू सिद्धेश फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच फॉर